कि जब कोई कौम अपनी मौत को ढूंढने निकलती है तो उसे कोई हरा नहीं पाता है। वर्ल्ड वार में जो बम फेंका गए उससे ज़्यादा तादाद में बारूद उस गाज़ा में डाल दिया गया है कि मैं 20,000 पे यकीन नहीं करता। जिस इलाके की कोई इमारत न बची हो, कितने लोग मरे हैं इसका अंदाज़ा तो बाद में होगा। 144 मुल्कों ने कहा कि सीज़ फायर होना चाहिए, अमेरिका ने कह दिया कि नहीं होगा। तो फ्यूडल सिस्टम आज भी मौजूद है, उनके सीनों में दर्द नहीं उठ रहा है। दुनिया ने कभी इतने मासूम बच्चों को मरते नहीं देखा होगा, और अमेरिका के गुलाम अरब ममालिक उसके साथ हैं। इसराइल के सारे जहाज खड़े हो जाएं अगर ये अपना पेट्रोल बंद कर दें। मुसलमानों की वो कौम जो अपनी मौत को ढूंढने निकली है, उसको इसराइल या अमेरिका ख़त्म नहीं कर सकता। सर, 20,000 नागरिक मारे गए हैं। बार बार यूएन कहता रहा और दुनिया के और कई देश भी कहते रहे कि युद्ध रुकना चाहिए। ना तो युद्ध रुका, ना बमबारी रुकी। क्या है ये सब? क्या दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रही है? पहली चीज़ तो यह कि मैं 20,000 पे यकीन नहीं करता। जिस इलाके की कोई इमारत न बची हो, कितने लोग मरे हैं इसका अंदाज़ा तो बाद में होगा। ये कहीं ज़्यादा है। जहाँ तक यूएन का सवाल है, उसने आज तक कोई मसला हल करके इसलिए नहीं दिया कि जब ये यूएन बनाया गया तो उसमें 5 चौधरी बिठा ले गए, यानी वो फ्यूडल निज़ाम मौजूद रहा। वर्ल्ड वार के बाद यूएन एक अदारा बना था जिसमें यह था कि भाई सब मिल के कोई फैसला करेंगे। 144 मुल्कों ने कहा कि सीज़ फायर होना चाहिए, अमेरिका ने कह दिया कि नहीं होगा। तो फ्यूडल सिस्टम आज भी मौजूद है, उनके सीनों में दर्द नहीं उठ रहा है। दुनिया ने कभी इतने मासूम बच्चों को मरते नहीं देखा होगा। दुनिया ने कभी भी ऐसा नहीं देखा। वर्ल्ड वार में जो बम फेंका गए उससे ज़्यादा तादाद में बारूद उस गाज़ा में डाल दिया गया है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि उनको मालूम है, इसराइल को, अमेरिका हमारा साथ दे रहा है और अमेरिका के गुलाम अरब ममालिक उसके साथ हैं। ये कहने में मैं न डरता हूँ न शर्म आती है। अफसोस होता है, अफसोस दर अफसोस। मैं बार बार कहता हूँ कि जो शहीद हुए हैं उनके लिए दुआ न करें, इसलिए कि वो ज़िंदा हैं। हमारा यकीन है अगर दुआ करनी है तो उन मरदूदों की करें जो हाकिम वक्त हैं इस वक्त, कि वो मुर्दा हैं, वो लोग, वो कैसे ज़िंदा किए जाएं। हम समझते हैं कि दुनिया एक ऐसी जगह खड़ी है। ये प्रोग्राम हमने इसलिए किया कि हमारे अपने मुल्क में, जो गांधी का मुल्क है, जिसने सबसे पहले ये कहा था कि फ़िलिस्तीन फ़िलिस्तीनियों का है, दुनिया में मुजाहरे हो रहे हैं। ऐसे मुल्कों में मुजाहरे हो रहे हैं जो इसराइल के करीबी तरीन मुल्क थे, लेकिन वहाँ की आवाम, उनके दिल जाग उठे, वो सड़कों पे आ गए लाखों हज़ारों की तादाद में। हमको इसकी इजाज़त नहीं है। हमने इस बंद कमरे में उन सारे लोगों को दावत दी जो ये समझते हैं कि जालिम के हाथ को रोकना चाहिए, मज़लूम के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम आवाज़ उठा के अपने रब को बता तो सकते हैं कि हम मज़लूमों के लिए हमने आवाज़ उठाई, हम में इतनी क़ुव्वत नहीं थी। ये सेमिनार इसी बुनियाद पर रखा गया। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम ही इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स है। उसका काम ही यही है कि जहाँ मज़ालिम हों वहाँ सिविल राइट्स के लोग निकलें। बिलखुसूस मुसलमानों को भी मज़हब के ऊपर छोड़कर कोई भी जालिम है, क़ुव्वत पैदा करें कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, और जो भी मज़लूम है उसके लिए साथ खड़े हों। सर, मुस्लिम मुल्क की बात आई थी, प्रोग्राम में भी आई थी। निहंग साहब ने कहा था कि अगर ये मुस्लिम मुल्क ही एक हो जाए तो युद्ध एक दिन में रुक जाएगा और एक दिन में मसला भी हल हो जाएगा। ये तो सहमत है उस बात से? नहीं, ये तो हकीकत है। मैं ये नहीं कहता कि आप जाके जंग में खड़े हो जाइए। आपके पास अल्लाह तबारक व तआला ने जो पेट्रोल और गैस के ख़जाने दिए हैं उनको ही रोक देते, ज़मीन पे आ जाते,
किंग फैसल ने किया था। कैसेंजर ने अपनी किताब में लिखा कि मुझे फैसल की आंखों को देख के डर लगता है। अफसोस दर अफसोस इस सदी में कोई ऐसी शख्सियत पैदा नहीं हुई। मैं सिर्फ दो आदमियों की बहुत इज्जत करता हूँ, एक खुमैनी साहब की और एक किंग फैसल की, जिनमें ये जो हिम्मत थी कि वो हक बोलने का हक रखते थे और उनमें वो बहादुर भी थे। ये जितने मसखरे हैं, ये ताजिर लोग हैं, इनको कभी मत कहिए ये इस्लामिक कंट्री हैं, इनको कहिए ये अरब ममालिक हैं, अमेरिका के एजेंट हैं। और आप जो भी देख रहे हैं कि सबके साथ इनके ताल्लुकात भी हैं, और बैठक होती है, किस बात के लिए बैठक होती है? तुम कह नहीं सकते कि अब हम पेट्रोल नहीं देंगे, इसराइल के सारे जहाज खड़े हो जाएं अगर ये अपना पेट्रोल बंद कर दें, घाटों पे आ जाएंगे, फैसला हो जाएगा। लेकिन वो चाहते नहीं है। फलस्तीन एम्बेसडर ने कहा 5000 और फलस्तीनियों को उन्होंने कैदी बना लिया है। रोज पकड़ रहे हैं। फिलिस्तीन के साथ बड़ा सितम यह है कि फिलिस्तीन को हमास में बदल दिया कि हमास को अलग लोग हैं। अरे भाई वो भी फिलिस्तीनी हैं। वो इसलिए फिलिस्तीनी हैं कि अरफात ने जो मुआहदा किया था ओस्लो में कि एक अलग ज़मीन होगी फिलिस्तीन की, दो मुल्क बनेंगे, और इसीलिए अरफात ने सरेंडर करके एक एग्रीमेंट कर लिया था क्लिंटन के साथ। लेकिन आज 22 साल हो गए। अब सऊदी अरेबिया जब उनके साथ अपने ताल्लुकात बनाने के लिए खड़ा हो गया, तो फिर वो लोग जो हमास में गाज़ा में रहते थे, वो तो झेल रहे थे रोज़ सितम इसराइल के। वो तो यानी मस्जिदों में जुमे की नमाज तक में पाबंदी थी कि इससे आप नहीं आएंगे। उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने यही फैसला किया, इनफ इज़ इनफ, अब मरना है तो मर जाएं। लेकिन एक बात का यकीन है मुझे कि जब कोई कौम अपनी मौत को ढूंढने निकलती है तो उसे कोई हरा नहीं पाता है। हमें दुआ करनी चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि वो कौम, मुसलमानों की वो कौम जो अपनी मौत को ढूंढने निकली है, उसको इसराइल या अमेरिका ख़त्म नहीं कर सकता। सर, जब वो 7 अक्टूबर की घटना हुई थी, जब हमास ने अटैक किया था पहली बार जी, तो तब भारत ने भी उस घटना को आतंकवाद कहा था और यूएई ने भी आतंकवाद कहा था। भारत ने नहीं कहा था। हाँ, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था। जी जी। क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है, वो बेचारे ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी नहीं हैं। उनको जो कुछ भी शाखा में पढ़ाया गया था वही बोलती है। लेकिन जब हुकूमत के ज़िम्मेदारों को ये एहसास हुआ कि हमारी पॉलिसी नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह तक फ़िलिस्तीन की हिमायत में रही है, तो फिर उन्होंने उसका क्लेरिफिकेशन भी दे दिया। तो आज हिंदुस्तान मुज़्ज़ब है, क्योंकि जो एक तबका जो इस बात पे खुश होता है कि मुसलमान को कत्लेआम हो और मुसलमान मारा जाए, वो बगले बचा रहा है। लेकिन पॉलिटिकली कन्विक्शन ये है कि ओपनली कह भी नहीं सकते, इसीलिए न छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। फारूक अब्दुल्ला तो कह गए हैं कि दिल में इजराइल है और ज़बां पर फ़लस्तीन है। जी, बिल्कुल सही कहा था, बिल्कुल सही कहा। बहरहाल आप लोगों का शुक्रिया। मैं समझता हूं कि ये आवाज़ उठा दी जाए। आखिरी सवाल ये है कि हमास की कार्रवाई को कहा गया आतंकवादी घटना, और इजराइल के जो हमले हैं नागरिकों पर, आम नागरिकों पर, उसे आतंकवादी घटना नहीं कहा था। ये तो डिफिनीशन है। अगर मैं आपके घर में घुस जाऊं और न निकलूं, आप मुझे धक्के मार के निकाल दें, तो आप आतंकवादी होंगे? अरे वो उनके घर में घुसे हुए हैं, वो अपने घर से निकाल रहे हैं, वो अपनी ज़मीन के लिए मांग रहे हैं। वो किसी ज़मीन के ऊपर अटैक करने थोड़ी गए थे। ये वो ज़मीन है जो यूएन ने उनके लिए बनाई थी, जहाँ पर ले जाके नई बस्तियाँ बसाई गई थी। वो अपनी ज़मीन मांग रहे थे। उन्होंने आतंकवाद कुछ नहीं किया, वो अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो आज़ादी के इजराइल को आतंकवाद क्यों नहीं कहती? इजराइल का आतंकवाद क्यों नहीं कहा जाता? इजराइल ने जितनी भी ज़मीन ली है और जितनी वो ज़मीनें ले रहे हैं, वो ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर रहे हैं। वो उनकी ज़मीन नहीं है, और यूएन के चार्टर के एतबार से भी वो सारी ज़मीन जो फ़िलिस्तीन की है, वहाँ पर उन्होंने सेटलमेंट बना दिए इल्लीगली। इसमें दुनिया के लोग और वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग नहीं बोल रहे हैं। ये हमें चाहिए कि हम आवाम को बताएं कि ये गाबिज़ लोग हैं, इन ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रखा है।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।